हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए कन्नड़ फिल्म टोबी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में गांव का सीन दिखाया गया है जहां पर काली मां का फेस्टिवल चल रहा था और वहां पर मौजूद एक बंदे के शरीर में देवी मां आ गई थी और देवी मां का कहना था कि बलि का बकरा भाग चुका था, जबकि वहीं पर खड़ा एक दूसरे आदमी का कहना था कि बलि का बकरा कहीं भी नहीं गया था। पर देवी मां एक बार फिर से अपनी बात दोहराती हैं और साथ में ये भी कहती हैं कि अब अगर उस बकरे ने दोबारा इस गांव में कदम रखा तो वो बकरा ना होकर मारी यानी कि मौत की देवी में बदल जाएगा। इसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और अगले सीन में इस गाँव के एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर SI संपत ने आज ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है और एक कुशलप्पा नाम के एक कांस्टेबल से इस एरिया के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था। अभी ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि पुलिस स्टेशन के बाहर जेनी नाम की एक औरत आकर हंगामा मचाना शुरू कर देती है। उसकी शिकायत थी कि पिछले 4 दिनों से उसके पिता गायब थे और पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई थी। तब संपत जेनी को इस मामले की जांच करने का आश्वासन देता है। संपत के आश्वस्त करने पर जेनी वहां से चली जाती है, लेकिन अपनी शिकायत में वो ये भी कहती है कि अब वो सिर्फ शाम तक ही इंतजार करेगी, इसके बाद आनंदा को खत्म कर देगी। लेकिन फिर उसके वहां से जाने के बाद कुशलप्पा संपत से इस केस पर ध्यान न देने के लिए कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक जेनी और उसका पिता दोनों ही बिना बात के हंगामा खड़ा करने वाले लोगों में से थे। कुशलप्पा संपत को यह भी बताता है कि जेनी ने अपनी नाक में जो नथ पहनी थी वो सिर्फ देवी मारी ही पहन सकती है, लेकिन फिर भी वो उस नथ को पहनकर घूमती है। संपत के पूछने पर कुशलप्पा जेनी के पिता का नाम उसको बता देता है। जेनी के पिता का नाम टोबी था, जो कि ज्यादातर वक्त शराब पीकर इधर उधर पड़ा रहता था। कुशलप्पा की बातें सुनकर संपत इस केस को अपने हाथ में लेने का फैसला कर लेता है, क्योंकि ये उसका पहला केस था, इसलिए भी उसको इसमें इंटरेस्ट आने लगा था। इसके बाद संपत टोबी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगता है। तब कुशलप्पा संपत को टोबी के ऊपर चल रहे ढेरों केसों के बारे में बताता है। टोबी के ऊपर कोर्ट में इतने मामले चल रहे थे कि एक पूरा का पूरा रैक उसकी केसेस की फाइल से भरा हुआ था। इसके बाद कुशलप्पा संपत को इंग्लेशियस नाम के एक फादर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर फादर उसको टोबी के बारे में बहुत कुछ बताता है। बचपन से ही टोबी काफी हिंसक स्वभाव का था और छोटी छोटी बातों के लिए लोगों से मारपीट करने लगता था। किसी हादसे में उसकी आवाज के चले जाने के कारण उसकी आवाज चली गई थी, जिस वजह से कोई उसका नाम भी नहीं जानता था। तब फादर ने ही उसको ये नाम दिया था। लेकिन फादर की संगत में रहने के बावजूद टोबी के स्वभाव में रत्ती भर का भी बदलाव नहीं आया, इसलिए उसका ज्यादातर समय रिमांड रूम के अंदर ही गुजरता था। यहाँ तक कि फादर ने कई बार टोबी को रिमांड रूम से छुड़ाने और चर्च में नौकरी दिलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन टोबी कभी नहीं सुधरा, इसलिए वो उनके लिए सरदर्द बन गया था। अब इसके आगे दिखाते हैं कि एंटोनी नाम का एक बंदा फादर के पास आकर स्कूल की अपनी जमीन वापस मांगने लगता है, जो कि उसके पिता ने चर्च को दान कर दी थी। लेकिन चूंकि वो जमीन अब चर्च के अधिकार में थी, इसलिए फादर उसको जमीन को देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन एंटोनी को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो फादर पर किसी भी तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं होता और उनकी जान तक लेने पर उतारू हो जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त टोबी वहां आ जाता है और एंटोनी और उसके आदमियों को बुरी तरह से पिटाई करके वहां से भगा देता है। इस घटना के बाद फादर एक बार टोबी के ऊपर भरोसा करने की कोशिश करते हैं और उसे चर्च में नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन टोबी अपनी आदत से मजबूर हो चुका था, इसलिए हर रोज फादर के पास उसकी शिकायतें आने लगती है। टोबी हमेशा ही अपनी हथेलियों पर अपना और फादर का नाम लिखा करता था, इसलिए जब लेनदार उसके सामने अपने पैसे की मांग रखें तो टोबी उनको अपनी हथेली पर लिखा हुआ फादर का नाम दिखा देता है, यानी कि अब उसके फिजूल के कर्जों की भरपाई भी फादर को ही करनी पड़ रही थी। इन्हीं सब बातों से तंग आकर फादर उसको चर्च में आने से मना कर देते हैं। यहाँ से निकलने के बाद संपत एक और आदमी दामोदर से मिलता है। दामोदर और टोबी साथ में मछली पकड़ा करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, असल में दामोदर ने ही टोबी को डेड बॉडीज के पोस्टमार्टम का काम सिखाया था, जिसे टोबी बहुत ही अच्छी तरह से करने लगा था। तब दामोदर पुलिस वालों को बताता है कि एक रात नदी के किनारे पर मछली पकड़ते वक्त उन दोनों को एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी थी। लेकिन सभी से पूछने के बाद जब कोई भी उस बच्ची की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ तो टोबी उसको अपने साथ लेकर चला गया और उसका नाम जेनी रखा। अब टोबी बहुत ही प्यार से जेनी की देखभाल करने लगा था, यहाँ तक कि उसने जेनी का नाम स्कूल में भी लिखवाया था। इसी बीच एक दिन टोबी की नजर सावित्री नाम की एक सेक्स वर्कर के ऊपर चली जाती है और टोबी की पहली नजर में ही सावित्री से टोबी को प्यार हो जाता है। टोबी की जिंदगी में सावित्री का नाम आने पर कुशलप्पा और संपत अब सावित्री से मिलने के लिए जाते हैं और उससे टोबी के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से टोबी और सावित्री की कहानी की शुरुआत होती है। हालांकि टोबी सावित्री से प्यार करता था और ये बात जेनी के जरिए सावित्री को पहली ही बार में पता चल गई थी, लेकिन फिर भी सावित्री टोबी के साथ सिर्फ दोस्ती करने के लिए तैयार होती है और वो टोबी को भी साफ साफ बता देती है कि चूंकि वो सेक्स वर्कर है इसलिए वो अपना काम करना कभी नहीं छोड़ेगी। टोबी को सावित्री की हर शर्त मंजूर थी, लेकिन फिर जब एक दिन वो सावित्री को एक दूसरे आदमी के साथ बातें करता हुआ देख लेता है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो सावित्री के ऊपर नाराज होने लगता है। लेकिन सावित्री
सावित्री ने उसके सामने पहले ही ये बात साफ कर दी थी, इसलिए उसको टोबी का इस तरह का रवैया पसंद नहीं आता। फिर तो टोबी सावित्री से दूर रहने की बहुत कोशिश करने लगा था, पर उसके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाया और फिर जेनी के पहले बर्थडे पर टोबी और सावित्री के बीच सुलह भी हो जाती है। अब टोबी, सावित्री और जेनी तीनों ही एक दूसरे का साथ पाकर खुशी खुशी रहने लगे थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और जेनी भी बड़ी हो गई। एक दिन स्कूल में उसके टीचर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश। वैसे तो जेनी ने इस टीचर को चप्पलों से मार मारकर स्कूल में ही सबक सिखा दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से उसका स्कूल जाने का मन ही नहीं हुआ और अब वो भी घर में पैसे लाने में टोबी की मदद करने लगी थी। लेकिन एक दिन जब टोबी सावित्री से मिलने जाता है तो सावित्री उसको धिक्कारते हुए कहती है कि उसको शर्म आनी चाहिए जो वो अपनी बेटी से काम करवा रहा है। वो उसको जेनी के लिए एक घर बनवाने के लिए कहती है और टोबी से ये भी कह देती है कि अगर वो घर बनवा लेगा तो सावित्री उससे शादी भी कर लेगी और तब टोबी, सावित्री और जेनी एक साथ उस घर में रहेंगे। सावित्री के इतना कहते ही टोबी घर बनवाने के लिए लोन लेने की गरज से बैंकों के चक्कर काटने लगता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड देखते हुए उसको लोन मिलना तो संभव नहीं था। और इसी बात का अब सावित्री को भी अफसोस होने लगा था कि इतनी बड़ी बात टोबी से कहने से पहले उसे सोचना चाहिए था, क्योंकि कहीं से भी कोई उम्मीद नजर ना आने के कारण टोबी निराश होने लगा था। लेकिन ठीक ऐसे ही मौके पर टोबी उस काम को करना मंजूर कर लेता है जिसके बारे में सावित्री ने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल उसी गांव में संतोष नाम का एक आदमी रहता था। उस पूरे इलाके में संतोष की गुंडागर्दी के कारण लोग उसके नाम से ही कांपते थे। संतोष को जिस किसी भी इंसान के साथ अपनी दुश्मनी निकालनी होती थी वो पहले उसके मिसिंग पोस्टर को गांव की दीवारों पर लगवा देता था और फिर उसके 3 दिनों के अंदर वो उसी आदमी को मारकर खत्म भी कर देता है। अब इसी गांव में आनंद नाम का एक दूसरा आदमी गोश्त बेचने का काम शुरू कर देता है। अब संतोष से ये बात बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि आनंद अपने काम के लिए भेड़ों को केरला से मंगवाया करता था, जबकि संतोष का कहना था कि इस इलाके में उसको छोड़कर कोई किसी भी दूसरे इंसान से गोश्त नहीं खरीद सकता था। और इसी बात की धमकी देने के लिए संतोष आनंद की दुकान पर पहुंच जाता है और उसके सारे गोश्त पर मिट्टी का तेल डालकर उनको खराब भी कर देता है। ये संतोष के आनंद के लिए खुल्लम खुल्ला चेतावनी थी, पर आनंद तब भी उसकी बातें नहीं सुनता और रात के अंधेरे में भेड़ों को मंगवाने का काम जारी रखता है। पर जब ये बात संतोष को पता चलती है तो वो आनंद के नाम के मिसिंग पोस्टर गांव की दीवारों पर लगवा देता है। अब आनंद और उसके आदमियों को संतोष से अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागना पड़ता है और ऐसे में वो लोग संतोष को ही जान से मार डालने का प्लान बनाने लगते हैं और इस काम को करने के लिए वो टोबी को चुनते हैं। टोबी और उन लोगों के बीच में सौदा होता है कि संतोष की जान लेने के बदले में वो लोग टोबी के लिए घर बनवा कर देंगे। टोबी इस काम को करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है क्योंकि उसको तो उसका घर मिल रहा था और जहाँ तक बात मारपीट और लड़ाई झगड़े की थी तो वो तो ऐसा कुछ भी करने से पहले सोचता ही नहीं था, क्योंकि वो तो बचपन से इसी काम को करता आया था। अब एक योजना के तहत टोबी 2 ट्रक भेड़ बकरियों को आनंद की दुकान के सामने लाकर खड़ा कर देता है। टोबी ने इस बारे में आनंद को कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए ये देखकर आनंद की डर के मारे हालत खराब हो गई थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर संतोष को इस बारे में कुछ भी पता चल गया तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। टोबी की योजना के मुताबिक गुस्से से बौखलाता हुआ संतोष अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसको क्या मालूम था कि टोबी के रूप में मौत उस जगह पर उसका इंतजार कर रही थी। और फिर जैसे ही आनंद ने संतोष के आगे गिड़गिड़ाना शुरू किया, वैसे ही भेड़ों के बीच से निकलता हुआ टोबी सबके सामने आ गया और एक एक करके संतोष के आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह मारने लगा, यहाँ तक कि उसने संतोष की भी जान ले ली। उसके बाद आनंद ने टोबी से किया हुआ अपना वादा निभाया और उसके लिए घर बनवा दिया, लेकिन उसके बाद संतोष की हत्या करने के आरोप में पुलिस टोबी को पकड़कर ले जाती है। इसके बाद की कहानी जानने के लिए कुशलप्पा और संपत टोबी के घर जेनी से मिलने पहुंचते, लेकिन वहां पर जेनी नहीं होती, पर उसकी पड़ोसन से उनको काफी कुछ पता चल जाता है। संतोष के खात्मे के बाद अब आनंद ने गुंडागर्दी और गलत कामों में उसकी जगह ले ली थी। कुछ समय के बाद टोबी भी जेल से छूटकर बाहर आ गया और आते ही जेनी और दामोदर को लेकर सबसे पहले सावित्री से मिलने गया, लेकिन ये जानकर उसका दिल टूट गया कि सावित्री ने अब किसी और से शादी कर ली थी और बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। टोबी इतना दुखी हो गया था कि शराब पीकर सावित्री के घर के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। तब जेनी टोबी को मारते पीटते हुए अपने साथ घर लेकर चली जाती है और अब स्नेल बेचने के काम पर उसको अपने साथ ले जाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर आनंद की नजर टोबी के ऊपर चली जाती है और वो टोबी को घर जाकर मिलने के लिए कहता है, जिसके लिए जेनी उसको मना कर देती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टोबी अब किसी भी लफड़े वाले काम में अपने आप को शामिल करे। इसके बाद दिखाते हैं कि टोबी के घर के दरवाजे पर एक सरकारी नोटिस चिपका रहता है और उसके घर को सील कर दिया जाता है। जब टोबी और जेनी इसके लिए सरकारी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ जाकर उनको मालूम होता है कि उनका घर अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बना हुआ था। ये सब जानने के बाद टोबी जेनी से आनंद के पास चलकर उसकी मदद लेने के लिए कहता है, जिस
जिसके लिए जेनी बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। तब टोबी आनंद के पास अकेला ही चला जाता है और उसको वो सरकारी नोटिस दिखाता है। आनंद तुरंत ही टोबी का काम कर देता है, लेकिन बदले में टोबी से अपने लिए लोगों को मरवाने का काम लेना शुरू कर देता है। अब जैसे ये बात जेनी को मालूम पड़ती है तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती और फिर एक दिन वो आनंद के घर पहुंचकर उसको बहुत बुरा भला कहती है, यहाँ तक कि वो उसके मुंह पर कुछ पैसे भी फेंक कर चली जाती है। आनंद अपनी इस बेइज्जती को भूल नहीं पाता और जेनी के फेंके हुए सिक्कों के एक एक करके इकट्ठा कर लेता है। अब इसके बाद टोबी की बदकिस्मती का एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है और आए दिन पुलिस उसको किसी न किसी जुर्म के लिए लॉकअप में बंद करना शुरू कर देती है। अब जब टोबी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है तब आनंद जेनी के घर पर आता है और उसकी हांडी में जेनी का फेंका हुआ एक एक सिक्का डालने लगता है। ऐसे ही उन सभी के दिन कटते जा रहे थे कि तभी एक दिन टोबी को जेनी के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल जाता है और फिर ऐसे में आनंद के लिए काम करने वाला एक आदमी खुद ही सामने आकर जेनी की प्रेगनेंसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। दरअसल प्रशांत और जेनी काफी पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। प्रशांत की इस हरकत के बारे में जानने के बाद टोबी उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने देती और फिर वो और प्रशांत शादी कर लेते हैं। इधर जेनी के इस कदम के बाद टोबी बुरी तरह से टूट जाता है और खुद को जेनी से दूर करके शराब में डूब जाता है। और वहीं दूसरी ओर आनंद का कोई था जो आनंद के माल की जानकारी पुलिस को देकर लगातार उसको नुकसान पहुंचाता जा रहा था और जब आनंद इस बात का पता लगाता है तो उसको पता चलता है कि असल में इन सबके पीछे प्रशांत का हाथ था। अब वो प्रशांत को मारने के लिए टोबी को भड़काने लगता है और टोबी तो वैसे भी प्रशांत से खार खाए बैठा था, इसीलिए टोबी भी आनंद के बहकावे में आ जाता है और प्रशांत का गला दबाने लगता है। लेकिन ठीक समय पर जेनी वहां पहुंच जाती है और टोबी को बताती है कि दरअसल उसको प्रेग्नेंट करने वाला प्रशांत नहीं बल्कि आनंद था। जब टोबी जेल जाता था तब आनंद उसके घर पर आकर जेनी के साथ रात गुजार कर जाता था और उसकी हांडी में एक सिक्का भी डाल देता था। सच जानने के बाद टोबी गुस्से से पागल होकर आनंद को मारने के लिए जाता है, लेकिन जेनी उसको ऐसा कुछ भी करने से रोक देती है। उसके बाद एक दिन सुबह उठने पर टोबी और प्रशांत दोनों का ही कुछ पता नहीं चलता। फिर जब 3 दिनों तक दोनों घर नहीं लौटते तो जेनी पुलिस के पास मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन फिर 3 दिन के बाद वो दोनों खुद ही लौट कर आ जाते हैं। पर आनंद का हिसाब किताब अभी तक पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो टोबी और प्रशांत के ऊपर हमला करवा देता है, जिसकी वजह से प्रशांत की मौत हो जाती है और टोबी की भी हालत खराब हो जाती है। अब अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए जेनी भी आनंद के घर पहुंच जाती है, लेकिन आनंद उसको भी मरवा देता है। जैसे ही टोबी को जेनी और प्रशांत के बारे में मालूम पड़ता है तो वो देवी मारी वाली उस नथ को अपनी नाक में पहनकर काली की पूजा में पहुंच जाता है, जिसे शुरू में जेनी को पहने हुए दिखाया गया था। वहां पहुंचने के बाद टोबी आनंद का सर धड़ से अलग कर देता है। तब संपत भी टोबी के ऊपर तुरंत ही गोली चला देता है, जिसमें टोबी की भी मौत हो जाती है। इस सारे खून खराबे में जेनी की छोटी सी बच्ची अनाथ हो जाती है, जिसे फादर इग्लेशियस अपने साथ लेकर चले जाते हैं और यहीं पर ये फिल्म भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये फिल्म टोबी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।